हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 25 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बनास डेयरी संकुल का उद्घाटन किया। इसमें प्रतिदिन कितने लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख लीटर की। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की नवंबर महीने की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभया लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, देश के किस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंकज आडवाणी ने। अगला क्वेश्चन है, NCRB का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विवेक गोगिया को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा निम्न में से किस IIT संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT रुड़की को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते खोले जाने में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। केंद्र की वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना ने खोले गए खातों की कुल संख्या 44.05 करोड़ थी, जिसमें कुल शेष 1,47,812 करोड़ था। उत्तर प्रदेश राज्य की सूची में सबसे अधिक खातों के साथ ऊपर है, जिसके बाद कौन सा राज्य है तो ध्यान रखना है, बिहार इसके बाद आता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने खाते खोले गए हैं तो 44 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। और इसमें अगर देखा जाए कि कौन से राज्य में सबसे अधिक खाते खोले गए तो उत्तर प्रदेश में, और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है तो दूसरे नंबर पर है बिहार। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कब शुरू की गई थी तो 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाइयां स्थापित करने की योजना तैयार की है। यह किस क्षेत्र में उपयोगी होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी कृषि, कानून और व्यवस्था और आपदा प्रबंधन में ये जो ड्रोन होंगे वो उपयोगी होगा। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाइयां स्थापित करने की योजना तैयार की है। ड्रोन का उपयोग अब कृषि,
आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, कानून और व्यवस्था बनाए रखने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य को अपना मैनुअल तैयार करने को भी कहा। फिलहाल राज्य में ड्रोन उड़ाने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस संबंध में एक नीति जारी की है और इसके अनुरूप राज्य सरकार को भी ड्रोन नियम तैयार करने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है ड्रोन निर्माण इकाइयां स्थापित करने की योजना तैयार की गई है और ये जो ड्रोन होंगे ये कृषि के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कानून और व्यवस्था बनाए रखने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में कौन सा ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से लखनऊ। देश की राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक अब नया ग्रीन एक्सप्रेसवे बनेगा। डासना में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ITS की मॉनिटरिंग सेंटर बिल्डिंग के उद्घाटन में पहुंचे केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने नए ग्रीन एक्सप्रेसवे के लखनऊ से कानपुर तक के पहले चरण का भूमि पूजन और शिलान्यास 10 दिन में होने की बात कही। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक एक नया ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अब दोस्तों ये जो ग्रीन एक्सप्रेसवे है ये क्या होता है, यानी किस तरह का ग्रीन एक्सप्रेसवे होता है? तो वो एक्सप्रेसवे जो हरे भरे इलाकों से निकाल दिए जाते हैं ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कहे जाते हैं और इन्हें ग्रीन कॉरिडोर भी कहा जाता है। मतलब ऐसी जगह जहां पर पहले कभी सड़क ना रही हो और हरे भरे इलाकों से जो एक्सप्रेसवे निकाले जाते हैं उन्हें कहते हैं ग्रीन एक्सप्रेसवे। और यहाँ पर क्या है कि कोई बिल्डिंग या सड़क वगैरह तोड़ने का भी झंझट नहीं होता है। तो इस तरह के एक्सप्रेसवे कहे जाते हैं ग्रीन एक्सप्रेसवे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में दिल्ली से लखनऊ तक एक नया ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नव भारत साक्षरता अभियान। केंद्र सरकार 100% यानी 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अप्रैल 2022 से नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करेगी, जिसके लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से देश में 15 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षर लोगों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अप्रैल 2022 से किस अभियान को शुरू करेगी? तो नव भारत साक्षरता अभियान को शुरू करेगी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इस अभियान का नाम नव भारत साक्षरता अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? तो 100% साक्षरता दर लाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस दिग्गज क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरभजन सिंह ने। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं क्रिकेटर हरभजन सिंह जिन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 24 दिसंबर को सोशल मीडिया पर अपने संन्यास का ऐलान किया। हरभजन सिंह ने अपना पहला टेस्ट मैच 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच साल 2016 में खेला था। वहीं भज्जी ने अपना पहला वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 1998 में खेला था और उनका आखिरी वनडे मुकाबला 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। अब दोस्तों हरभजन सिंह के नाम पर कई सारे रिकॉर्ड हैं, तो ये रिकॉर्ड आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला रिकॉर्ड है, हरभजन सिंह सबसे कम उम्र में 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय हैं। यानी हरभजन सिंह ने जुलाई 2011 में यह रिकॉर्ड बनाया था और उन्होंने डोमिनिका में कार्लटन बा को आउट कर अपने 400 टेस्ट विकेट पूरे किए थे और इसके साथ ही वे सबसे कम उम्र में 400 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर बन गए थे और तब इनकी उम्र थी 31 साल। दूसरा रिकॉर्ड है, टेस्ट हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय। इसका मतलब क्या है?
यानी हरभजन सिंह टेस्ट क्रिकेट में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट यानी हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय हैं। और ये कारनामा इन्होंने कब किया था, तो आपको ध्यान रखना है, ये कारनामा इन्होंने मार्च 2001 में किया था। अगला रिकॉर्ड है 3 टेस्ट की सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड, यानी हरभजन सिंह के नाम पर 3 टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। उन्होंने मार्च 2001 में, आपको ध्यान रखना है, मार्च 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में कितने विकेट लिए थे, तो ध्यान रखना है इन्होंने 32 विकेट लिए थे। कितने? 32 विकेट इन्होंने लिए थे मार्च 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और इसी के चलते वो टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर बने थे। और दुनिया का और कोई स्पिनर 3 टेस्ट में 32 से ज्यादा विकेट नहीं ले पाया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इनका रिकॉर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। अगला रिकॉर्ड कौन सा है कि एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने में दूसरा स्थान, यानी कि हरभजन सिंह ने साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में 217 रन देकर 15 विकेट लिए थे। और यह एक टेस्ट में किसी भी भारतीय गेंदबाज का दूसरा बेहतरीन प्रदर्शन है। उनसे आगे केवल नरेंद्र हिरवानी हैं जिन्होंने 1988 में, ध्यान रखना है कि एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये दूसरे गेंदबाज हैं। इनसे पहले कौन है, तो ध्यान रखना है नरेंद्र हिरवानी जिन्होंने 1988 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 136 रन देकर के 16 विकेट लिए थे। तो ये चारों रिकॉर्ड हरभजन सिंह से आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए हरभजन सिंह के बारे में, तो हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के लिए 103 टेस्ट मैच खेले, उनके नाम 417 विकेट दर्ज हैं। और वनडे में 236 मैचों में 269 विकेट लिए। और इसके अलावा T20 में भारत के लिए 28 मुकाबले खेले और इसमें उन्होंने 25 विकेट लिए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, हरभजन सिंह से रिलेटेड आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, Z+ सुरक्षा में। केंद्र सरकार ने देश में वीआईपी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया। सीआरपीएफ ने अपनी वीआईपी सुरक्षा इकाई में 32 महिला कमांडो की अपनी पहली टुकड़ी को तैयार किया है और अब उन्हें दिल्ली में स्थित शीर्ष Z+ सुरक्षा घेरा प्राप्त लोगों की रक्षा करने का काम सौंपा जाएगा। Z+ सुरक्षा देश की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसमें 36 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इनमें 10 NSG और SPG कमांडो होते हैं और साथ ही कुछ पुलिस भी शामिल होती है। अब यहाँ पर आपको NSG का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। SPG का फुल फॉर्म क्या है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का फुल फॉर्म है। इसमें इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान भी सुरक्षा में तैनात होते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने Z+ जो सुरक्षा होती है उसमें महिला कमांडो को भी शामिल करने की घोषणा की है। यानी अब जो है Z+ सुरक्षा प्राप्त जो लोग होंगे उनकी रक्षा करने में महिलाएं भी शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इस कदम से ट्रांसजेंडरों के प्रति धारणा बदलने में मदद मिलेगी। यह उन्हें मुख्य धारा में लाएगा और समाज में उनके खिलाफ सभी पूर्वाग्रहों को दूर करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक की बात है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 28 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 12 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 4 जिलों कौन कौन से, तो ध्यान रखना है मलकानगिरी, नवरंगपुर, कालाहांडी और नुआपाड़ा के लोगों के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके तहत विशेषज्ञ डॉक्टर जिला मुख्यालयों के अस्पतालों से रोगियों तक पहुंचेंगे। यह प्रमुख रूप से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा करेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो ओडिशा सरकार ने इस तरह की जो एम्बुलेंस सेवा है उसकी शुरुआत की है। अब दोस्तों यहाँ पर ओडिशा की बात है तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 21 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 24 दिसंबर को। हर साल 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस लगातार साल 2000 से मनाया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम क्या रही, तो ध्यान रखना है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना इस साल की राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम रही। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अभ्यास, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य भेदी अभ्यास का 23 दिसंबर 2021 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। DRDO के बयान में कहा गया कि उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च स्थिरता के साथ बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सबसोनिक गति प्रक्षेपक का प्रदर्शन किया गया। इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य भेदी अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। और दोस्तों यहाँ पर जो DRDO है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वर्तमान में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों ये थे 25 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था चिली, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है पाकिस्तान और डी है चीन। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।